नीले कबूतर बोलने वालों नीला गगन अंबर है, जातिवाद फैलाने वाले करते कैया डंबर है। महानायक का मान करो यह कहते गीता कुरान, मेरे बाबा साहब महान, मेरे बाबा साहब महान, दिला गए देश को एक पहचान, मेरे बाबा साहब महान। कुछ भी कहो भाई, गाने में वाइब तो है। मैं चोरी करने नहीं आया मगर मजबूरी है। तो राना मेरे प्यारे भाई की हलचल में जामा एक बार फिर से सबको स्वागत है अपने चैनल द पेटेड ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। कल जो वीडियो मैंने सैफरन पेटेड वाले चैनल पर अपलोड की थी, उस वीडियो में दिखाया था कि आरफा खानम कैसे पाकिस्तान की प्रशंसा में उसके तलवे चाट रही हैं। तो देखिए उस पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने क्या बोला है। वालों पंचर छापो, पंचर बनाने का काम करो, इस ध्यान दो कि टायर और ट्यूब कितने का आ रहा है, ठीक है। तुम इस पे ज्यादा ध्यान दो कि टायर और ट्यूब कितने का आ रहा है, पंचर कितने में लगेगी, तुम्हारे घर के जो 22 बच्चे और 656 बीवियां हैं वो खाना कैसे खाएंगे। तो जिस पाकिस्तान को हमारे देश के विपक्ष के नेताओं ने विश्व गुरु बना दिया, शांति दूत बना दिया अमेरिका व ईरान की मध्यस्थता कराने के लिए, तो उन लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान ने ईरान व अमेरिका के बीच में जो मध्यस्थता कराई थी वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। और अब पाकिस्तान वाले इस बात की टेंशन में है कि ये जो पूरी व्यवस्था की गई इसका बिल किसके मत्थे फोड़े। पश्चिम बंगाल की यही हालत है। जब टीएमसी के गुंडों को पता लग जाता है कि इसने बीजेपी को वोट दिया या बीजेपी को ये वोट देने वाला है, तब उनकी यही हालत होती है। अगर हिंदू होने के लिए मुसलमान से नफरत करनी पड़े तो माफ करना, तुम हिंदू नहीं किसी पार्टी के पाले हुए कुत्ते हो। और आतंकवादी के मरने पे अगर आतंकवादी के लिए कलमा पड़ा जाए और फिर भी तुम उसे मुस्लिम ना बोलो, माफ करना, तुम किसी पार्टी की रखेल और तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी का हलाला हो चुका है। क्या हॉस्पिटल जाके HIV एड्स की जांच करवाएं। भाई ने लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह दी है कि HIV और एड्स का टेस्ट अवश्य करवा लेना। जैसे भटकता हुआ मुसलमान आतंकवादी बन जाता है, वैसे ही भटकता हुआ हिंदू कांग्रेसी बन जाता है, और ये दोनों ही देश के लिए हानिकारक है। इसमें कोई शक नहीं भाई, ये दोनों ही देश के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। बाकी का भाई ये देखते हैं कि जर्मन शेफर्ड ने कैसे पहले थूका फिर उसे फटाक से चट कर गया। कमाल की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इन डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकता था, जिसका वो सालों से इस्तेमाल कर भी रहा था। लेकिन अपनी खुद की पुरानी गाइडलाइंस और प्रैक्टिसेस के खिलाफ जाते हुए इलेक्शन कमीशन ने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया। मैं सीधा सवाल पूछना चाहूंगा इलेक्शन कमीशन से यहाँ पर, क्यों नहीं किया सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल? क्या आप चाहते थे कि फाइनल वोटर लिस्ट पर ये डुप्लीकेट वोटर्स रहे? तो यहाँ पर ध्रुव राठी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने बिहार में SIR की, तब वहां पर सॉफ्टवेयर का यूज क्यों नहीं किया। तो भाई इलेक्शन कमीशन ने ध्रुव राठी की बात को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए जब पश्चिम बंगाल में SIR की तो वहां पर सॉफ्टवेयर का यूज कर लिया। और फिर तो ध्रुव राठी को खुश हो जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने ध्रुव राठी की बात मान ली, ध्रुव राठी की बात सुन ली। और फिर ध्रुव राठी को इलेक्शन कमीशन की प्रशंसा में एक अच्छी सी वीडियो बनानी चाहिए। तो आइए ध्रुव राठी की उस वीडियो को भी देख लेते हैं। 61 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। 60 लाख लोग सस्पेक्टेड वोटर बन गए हैं। और ये डिसाइड कौन कर रहा है? कोई जज नहीं, कोई ऑफिसर नहीं, बल्कि एक सॉफ्टवेयर। सही सुना आपने दोस्तों, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे डिप्लॉय करने से पहले टेस्ट तक नहीं किया गया। एक सॉफ्टवेयर जिसकी एक्यूरेसी के बारे में इलेक्शन कमीशन को खुद नहीं पता। कुल मिलाकर सरकार कोई भी काम करे उसे सरकार के हर काम में कमी निकालनी है। पहले इसने इलेक्शन कमीशन के लिए बोला कि बिहार में सॉफ्टवेयर का यूज क्यों नहीं किया, और अब बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल में सॉफ्टवेयर का यूज क्यों किया। मुझे तो उन लोगों पर हंसी आ रही है जो लोग इसकी वीडियोस देखते हैं, और वो नमूने तो सबसे ज्यादा बड़े वाले नमूने हैं जो ये सोचते हैं कि ये एकदम निष्पक्ष है। इस बार का इलेक्शन पूरा पश्चिम बंगाल के अंदर जो है ममता वर्सेस मोदी होने जा रहा है। नहीं, ममता वर्सेस मोदी नहीं होने वाला है। हाँ। ममता वर्सेस जनता होगा और जनता उनको लात मार के गद्दी से हटा देगी। अच्छा जी, तो इस बार बिल्कुल आप लोग तैयार है सत्ता परिवर्तन के? एकदम। बहुत ही सही बात बोली है। पश्चिम बंगाल में ममता बनाम मोदी नहीं है, ममता बनाम जनता है, ममता बनाम पब्लिक है। गुजरात और बंगाल के चुनाव की तुलना नहीं हो सकती। गुजरात में मतदान के बाद, रिजल्ट आने के बाद घर से निकाल के किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को न मारा जाता है और न ही उनका घर जलाया जाता। और बंगाल में 19, 20, 21 का रिकॉर्ड मौजूद है कि जब जब चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद हिंसा हुई है, घरों से निकाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को मारा गया है, काटा गया, उनके घर जला दिए गए। इसलिए दोनों राज्यों की तुलना नहीं हो सकती। जैसे ही टीएमसी चुनाव जीतती है उसके बाद से ही टीएमसी के गुंडे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और बीजेपी के समर्थकों के साथ मारपीट करते हैं, उनके घर को तोड़ देते हैं, जला देते हैं।
बस आप सबसे एक बार आग्रह है, कैसे भी एक बार बीजेपी को सत्ता में ले आओ, उसके बाद इन सबका हिसाब बराबर कर दिया जाएगा, मतलब कि इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जो फोटो देख रहे हो ना, ये लाल चौक की फोटो है, और इसमें ये जो इंसान सामने खड़े हैं, ये मेरे दादाजी है। इनका नाम था हीरा लाल कोल, और ये हमारी दुकान हुआ करती थी महेंद्र नाथ जानकी नाथ के नाम से। इकलौता हमारा इनकम सोर्स, इकलौता हमारा रोजगार। और फिर 1990s के टाइम पे मेरे दादाजी को ये दुकान बेचनी पड़ी। उस वक्त के दाम से नहीं बिकी है दुकान, क्योंकि मर्जी से नहीं बिकी है, मजबूरी में बिकी है। पीनट प्राइस होता है ना, पीनट प्राइस पे बेच कर आए ये दुकान। और अब जो लोग मेरे डीएम में आके मेरे को हेट्रेड कमेंट्स लिख रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं विक्टिम कार्ड, कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा है, इसको तुम विक्टिम कार्ड बोलते हो, इसको तुम प्रोपेगेंडा बोलते हो। अपना घर छोड़ देना, अपना इकलौता रोजगार छोड़ देना, अपनी ही कंट्री में वापस से स्क्रैच से शुरू करना, इसको तुम विक्टिम कार्ड बोलते हो। आज के टाइम पे गूगल है, आज के टाइम पे सोशल मीडिया है, ऐसे क्लिक पे तुमको न्यूज़ पता लग जाएगी कहाँ पे क्या हो रहा है। उस वक्त पे गूगल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, अरे फोन्स तक नहीं थे। हमें हफ्तों तक नहीं पता था कि हमारे दादाजी ठीक भी है कि नहीं, क्योंकि वो रुके हुए थे कश्मीर में ही 1990s के टाइम पे, जब सारे कश्मीरी पंडितों को निकाला जा रहा था, मारा जा रहा था, क्योंकि और कुछ नहीं था और कोई रोजगार नहीं था। जो था वो इसी से था, इसी की कमाई से हमारा घर चलना था। उनको वहाँ पे रुकना पड़ा इस दुकान को एक डिस्ट्रेस सेल करने के लिए। जो नाम सुना होगा तुमने, डिस्ट्रेस सेल, इसको तुम विक्टिम कार्ड बोलते हो, फिर इसको तुम प्रोपेगेंडा बोलते हो। तुम्हारे साथ हुआ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सच नहीं है। ये तो सिर्फ एक ही परिवार की कहानी है जो इतनी दुखदाई। कश्मीर में न जाने कितने ही ऐसे हिंदू परिवार बर्बाद हो गए, जिनका घर, व्यापार, रोजगार सब कुछ उजड़ गया। और ये सब करने वाला कोई और नहीं, इनके आस पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम ही थे, जिनका इनके घर पे आना जाना, उठना बैठना था। और जो कश्मीर का हिंदू था वो इसी भाईचारे की बलि चढ़ गया। लेकिन मजे की बात यह है कि जो आज का हिंदू वो भी इस भाईचारे की बलि चढ़ रहा है, उसकी आंखें आज तक नहीं खुली हैं। ममता दीदी हम इंडियंस के लिए बड़ा काम कर रही है कि हमें बांग्लादेश बाहर विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बांग्लादेश तो इंडिया में ही आ रहा है ना। कॉमर्स बजट 1400 करोड़, आईटी बजट 217 करोड़, साइंस रिसर्च बजट 80 करोड़, मदरसा बजट 5717 करोड़, 5713 करोड़ बजट है मदरसों का। बांग्लादेश इंडिया के बाहर भी है और एक बांग्लादेश इंडिया में बन रहा है। ए ममता दीदी बिल्कुल बहुत सही, खूब भालो। पश्चिम बंगाल में मुमताज जवानों के द्वारा मदरसों के लिए इतना जो बजट दिया जा रहा है, ये किसके पैसों पर दिया जा रहा है, किसके टैक्स के पैसों पर जा रहा है। ममता दीदी कोई अपनी जेब से तो पैसा दे नहीं रही हैं, और बाकी का जो ये पंचर बनाने वाले हैं, ये तो टैक्स भरते नहीं हैं। ये जितना ही पैसा जा रहा है हमारी व आपकी जेब से ही जा रहा है। तो कुल मिलाकर हमारे व आपके ही पैसों से इन्हें पाला पोसा जा रहा है। आप कह सकते हैं कि हम ही लोग अपनी कब्र खोदने के लिए पैसा इन्हें दे रहे हैं। और इसीलिए मुमताज जवानों का पश्चिम बंगाल से जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। वैसे तो बीजेपी वाले भी इन्हें पालने पोसने में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं, बट इस समय हमारे पास बीजेपी के अलावा कोई दूसरा बेस्ट ऑप्शन नहीं है। कैसे अम्मा? सब ठीक है, मगर यहाँ कहाँ ठीक रहने देगा। मुसलमान लोग हम लोग को तो हालत खराब कर दिया। हिंदू को तो मारने के लिए घुसता है घर में कि घुस करके मारेंगे, हम लोग को मारेगा घुस करके। अच्छा। हाँ, और हम लोग का हाथ में चूड़ी पहने हुए नहीं मार सकते हम लोग किसी को। और क्या 18 को लड़का लोग का खेलने नहीं देता है मुसलमान लोग। काहे श्री राम बोलता है, काहे श्री राम बोलता है। हम अपना जब तक नाम नहीं लेंगे नहीं, बताइए। तो जो आपका बच्चा लोग बाहर खेलने जाता है, भगवान का नाम भी नहीं ले सकता है, खेल भी नहीं सकता। नहीं, खेल भी नहीं सकता है। क्या कहता है वो लोग? काट देंगे। हाँ। अगर पश्चिम बंगाल में मुमताज जवानों की सरकार 10-15 साल और रह जाती है तो पश्चिम बंगाल से हिंदू पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, जैसे कभी कश्मीर से गायब हो गए थे। और जो बांग्लादेश के रोहिंग्या हैं वो पश्चिम बंगाल में आकर बस चुके होंगे हिंदुओं के घरों पर कब्जा करके। आज सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है कि किस तरह से हमारे अपने नौजवान गुमराह हो रहे हैं, गुमराह किए जा रहे हैं और आगे भी गुमराह किए जाएंगे अगर हमने सख्ती से कदम नहीं उठाए। मुझे बस ये बताइए, ये गुमराह होते कैसे हैं? अगर पाकिस्तान या कोई आतंकवादी या उसामा बिन लादेन आपको गुमराह करना चाहता है तो वो क्या करेगा? क्या वो किसी हिंदू को गुमराह क्यों नहीं कर लेता है? वो किसी क्रिश्चियन को गुमराह क्यों नहीं करता है? वो किसी पारसी को गुमराह कैसे नहीं कर पाता है? ये जितने भी आतंकी संगठन है, खुदा के वास्ते जो ये कहता है आतंक का धर्म नहीं होता है, झूठा है सर। अतीकुर रहमान साहब खाइए कसम, कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। मैं गिनाऊं आतंकवादियों के नाम, बता दीजिए उनका धर्म मुझे, और फिर हम 1+1 बता देंगे क्या है। क्या झूठ है ये? आतंकवाद का धर्म नहीं होता है सर। मैं ये कह रही हूं हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जितने भी आतंकवादी हैं, मेजॉरिटी जितने भी इस दुनिया में आतंकवादी है वो मुसलमान है, कलमा गो है? अतीकुर रहमान साहब रखिए दिल पर हाथ और कहिए रूबेका लियाकत को, ये झूठ बोल रही है।
रूपकल भगत ने बहुत ही सही जवाब दिया है कि सिर्फ मुस्लिम ही क्यों गुमराह होते हैं, कोई और गुमराह क्यों नहीं होता। एक तरफ आतंकवादी हमला करते हैं तो दूसरी तरफ उन आतंकवादियों को बचाने के लिए, उन्हें भटका हुआ नौजवान बताने के लिए हमारे देश में बैठे हुए जो आतंकवादी होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। नासिक में जो आईटी कंपनी में ये जो गिरफ्तार हुए हैं आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ उत्तार, दानिक शेख, ये जो शायद 6 के 6 टीम लीडर हैं, इनका खेल जो आरोप है तो बड़े खतरनाक है। नितेश राणे कह रहे तो कॉर्पोरेट जिहाद था ये, वहां पर हिंदू महिलाओं के साथ छेड़छाड़, यौन शोषण, रेप, जबरन धर्मांतरण, हिंदू देवी देवताओं का अपमान, दोपहर के वक्त नमाज पढ़वाना के आरोप, बीफ खिलाने तक के आरोप लगे हैं हिंदू महिलाओं। ये तो जो पुलिस ने बताया, मतलब ये बहुत ही संगठित तरीके से सब कुछ चल रहा था कंपनी के अंदर। मल्टीनेशनल आईटी कंपनी, 300 लोग कंपनी के अंदर काम करते हैं, जो पकड़े गए हैं ज्यादातर टीम लीडर्स हैं, और वहां पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था, नेक्सस था, और पुलिस के लिए सबूत जुटाना मुश्किल था। इसलिए जो रिपोर्ट्स हैं, महिला पुलिस कर्मियों ने भेष बदलकर कंपनी में काम किया, आरोपियों पर नजर रखी और व्यवहार लड़कियों से बात करने के तरीके से सबूत जुटाए, 40 सीसीटीवी लगाए। साहब दिमाग घूम गया पड़ के। ये जो बताया जा रहा है कि दरअसल जो ये 5-6 लोग हैं, ये टीम लीडर जो 6 हैं, मामला तब सामने आया जब महिलाओं कर्मचारियों के पहनावे में बदलाव दिखा। उन्होंने रमजान में रोजे रखने शुरू कर दिए, पुरानी आदतें परंपराएं छोड़ दी, उनका लाइफस्टाइल बदल गया, लिपस्टिक लगाना बंद कर दिया, व्यवहार बदल गया, सहेलियों से दूरी बनानी शुरू कर दी। वहां पर कई महिला कर्मचारी इस तरह से बिहेव करने लगे। फिर ये लोग दबाव में थे, नौकरी का डर था, कुछ बताया गया कि भाई प्रमोशन वगैरह भी हो रहा था, सारी चीजें हो रही थी। मामला सामने आया, 9 लड़कियों ने आखिरकार शिकायत की, एक युवक, 9 लड़कियों ने पुलिस ने शिकायत की, और उसके बाद जाकर जो है इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई। 8 महिलाओं, माफ करिएगा, 8 महिलाओं की शिकायत के बाद, एक पुरुष 8 महिला, 9 एफआईआर। एचआर हेड को शिकायत करे जा रहे थे, एचआर हेड ने कुछ किया नहीं। फिर एचआर हेड पर भी अब जो है एफआईआर हो गई है। एचआर हेड, एक पीड़िता के मुताबिक एचआर हेड ने कहा कि हैरेसमेंट की शिकायत की, तो उसने कहा एमएनसी में सब नॉर्मल है, सब चलता रहता। मैं कह रहा हूं ये तो एक मामला सामने आया है। नितेश राणे कह रहे कॉर्पोरेट जिहाद है। किन किन कॉर्पोरेट्स में इस तरह से जो टीम लीडर बने बैठे हैं, ये कुछ लोग कह रहे धर्मांतरण के टीम लीडर, नितेश राणे कह रहे जिहाद है, कॉर्पोरेट जिहाद। कितना कहां चल रहा है उस पर देखिए, नजर रखना जरूरी है। पता ही नहीं लगता साहब कौन सा खेल कहां चल रहा है। जितना खतरनाक एक दाढ़ी टोपी पहनने वाला जिहादी होता है, उससे भी ज्यादा खतरनाक ये कोट पैंट वाले जिहादी होते हैं, क्योंकि इन्हें देखकर आप ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि इनके अंदर कितना जहर भरा हुआ है। ये देखने में सेकुलर व मॉडर्न होते हैं, लेकिन इनकी जो सोच होती है, जो मानसिकता होती है, वैसी ही सड़ी हुई होती है जैसी दाढ़ी व टोपी वालों की होती है। और ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी का खेल बाहर आया है। जितनी भी कॉर्पोरेट में कंपनियां हैं, बाहर जगह ये षड्यंत्र चल रहे हैं। आप लोग अगर ध्यान देंगे तो आपके जितने भी टीम लीडर होंगे, जितने भी आस पड़ोस के मुस्लिम होंगे, वो धीरे धीरे इनडायरेक्टली सॉफ्ट तरीके से अपने काम पर लगे हुए होते हैं। लड़के ही नहीं, मुस्लिम्स में आई वुड से कि अगर आपकी कोई फ्रेंड भी मुस्लिम है, प्लीज उससे दूर रहिए। लड़कों से ज्यादा जिहाद लड़कियां कर रही हैं, प्लीज उनसे दूर रहिए। डू नॉट ट्रस्ट देम, दे ऑल आर सेम। कोई ऐसा नहीं होता है कि ये भाईचारा, ये अच्छा है, वो अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है। सब एक जैसे होते हैं। ये इनको ट्रीटमेंट ही ये दिया जाता है, इनको एजुकेशन ही ये दी जाती है। जब से ये पैदा होते हैं 4 साल की उम्र से इनको यही सिखाया जाता है कि आपको जिहाद करना है, यू आर बॉर्न फॉर दिस। जो लोगों में ये रहता है ना कि नहीं, नॉट एवरीवन इज सेम, सिर्फ 10% मुस्लिम्स की वजह से 90% क्यों झेल रहे हैं, 100% इज सेम। कोई दूध का धुला नहीं है, सब करते हैं। आपके साथ नहीं कर रहे, हो सकता है दूसरे किसी हिंदू के साथ कर रहे हैं, पर सब के सब जिहादी हैं। लड़कियां भी, लड़के भी, इनके बाप दादा भी, सारे के सारे जिहादी हैं। तो बस मेरे प्यारे भाई आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।